जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं इस समय CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। और आपको बता दूं, लगभग पिछले 40 से 42 दिन हो गए हम लोगों को भोगते भोगते और सरकार को जगाने का प्रयास करते करते। हे सरकार जागो और इन पूर्व सैनिकों की मांग को सुनो। कुछ पूर्व सैनिक मेरे साथ अभी मौजूद हैं और मैं बताऊंगा आपको। और इन पूर्व सैनिकों की हालात इस समय ऐसी है जिन्होंने अपने भारत देश के लिए अपने अंग कुर्बान किए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? लोग बाग ये कह देते हैं कि इन्होंने तनख्वाह भी तो पाई है, इन्होंने अच्छी खासी सरकारी जॉब करी तो तनख्वाह भी तो पाई है। मैं थोड़ा सा उन लोगों को कड़े शब्दों में ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, यदि आपको 1 लाख रुपया अपनी मात्र एक उंगली काटने का दिया जाए तो भी 1 लाख बार सोचने के बाद निर्णय आपका निकलेगा कि नहीं। तो ये वो बहादुर जवान मेरे साथ मौजूद हैं जिनको मैं दिल से सैल्यूट बोलूँगा पहले तो। और क्यों, इन्होंने हमारे भारत देश की रक्षा के लिए अपने अंग गंवाए हैं। वो तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से गंवाए हैं। चौंकिएगा मत, क्योंकि कहीं ना कहीं तस्वीरें विचलित जरूर कर सकती हैं। देखें, ये देखें, ये एक जवान का पैर है जो अपनी युद्ध में, लड़ाई के अंदर इन्होंने अपना ये अंग गंवाया है। गंवाया नहीं है, मैं कहूँगा ये हमारे भारत देश को कुर्बान किया है। पेट में गोली लगी है, गोली लगी है, यहाँ पर पेट में गोली लगी है। देखें, दूसरे जवान मेरे साथ मौजूद हैं, आपको साफ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर गोली लगी है। गोली लगी है, ये पूरा पैर अलग कर दिया था उसी टाइम। 2.5 साल में जुड़ा था, अलग हो गया, 2.5 साल के अंदर पैर अलग हो गया था, दोबारा जुड़ा है। मैं सूबेदार सत्येंद्र सिंह बुलंदशहर जिले से, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। और आज मैं इस जंतर मंतर के प्रांगण में ऐसे 2 बहादुर साथी सैनिकों को लेके आया हूं जिन्होंने डबल युद्ध में जो है कर्तव्य दिखाया है। पहली बार पेट में गोली लगी, दूसरी बार पैर गंवाया है। इस भाई ने, इसका जो पैर अलग हो गया था, इस बहादुर सैनिक ने, और इसके बावजूद भी इनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी गई। अभी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैनिकों के साथ कितना भेदभाव ये काले अंग्रेज कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक बात और बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको मैं पैर नमन करूँगा जी, क्योंकि वाकई इन्होंने हमारे भारत देश को बहुत कुछ दिया है। दूसरी बात, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को और ऐसी भ्रष्ट सरकार को एक चुनित तो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्रकारों के ऊपर भी FIR कटने लगी है। लेकिन फिर बता दूं कि जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो भ्रष्ट नेता, जो एक बार हमारे देश के अंदर नेता का पद पा लेता है, उसको कहीं ना कहीं सरकार पेंशन के साथ साथ तनख्वाह बड़ी मोटी मोटी देती है। और एक बार नहीं, उसको लगातार 2-2, 3-3 पेंशन वो पा लेता है। लेकिन जब हमारे देश के इस तरह के बहादुर अपने अंग गंवा देते हैं देश के लिए, तो उसको पेंशन तक नहीं मिल पाती है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन इस बात का मेरे को दुख है भाई साहब कि आप लोगों के साथ अन्याय और सिर्फ अन्याय हुआ है। ये फिर भी मैं एक बार चर्चा करूंगा, बात करूंगा आपसे। क्या नाम हुआ बाबूजी अपना? नायक रणधीर सिंह। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से, दिल्ली 36 से। दिल्ली से आए, गौरम जहांगपुर से। अच्छा, पूरी एक बार बात बताओ कि आपके साथ ये किस तरह से हुआ था और कैसे ये आपको हुआ था? मतलब ये OP भवन श्रीलंका में सुबह हम चल रहे थे, अम्बूस में फंसा लिया लिट्टे वालों ने, तब ब्रूस्ट मारा मेरे को श्रीलंका में। ये 20 नवंबर 1987 को युद्ध के अंदर ये हुआ है श्रीलंका में, OP भवन में। अच्छा, आपके साथ और भी बहुत सारे जवान रहे होंगे? पूरी कंपनी थी हमारी जी। हाँ, 7-8 का इकट्ठे लगे एकदम। एक खत्म हो गया था वहाँ पर और हम घायल हुए थे 6। आपकी टांग चली गई थी? मतलब पूरी बात बताओ कैसे हुआ थी? पूरा जो है पैर ब्रूस्ट लग कर कट गया था एकदम, ऊपर नीचे चमड़ी बची हुई थी। लटक गया था। अच्छा, हाँ, ये 2.5 साल में जुड़ा था जाके। 2.5 साल के बाद जुड़ा था ये? अच्छा, छोटा कर दिया बहुत ज़्यादा, 4-5 सेंटीमीटर छोटा है आपका ये वाला पैर। हाँ, ये देखो आपके सामने, ये ऐसे छोटा है। ये हिलता भी नहीं नीचे से। अच्छा, सरकार ने या बड़े अफसरों ने तो आपको खूब मेडल और जो है सम्मान के साथ किया होगा? नहीं, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता था। उधर तो सिर्फ बचना ही था, मुश्किल था। उधर तो इतनी बुरी हालत थी हमारी। नहीं, जब आपके साथ ये हुआ उसके बाद में कुछ भी नहीं मिला, कोई बेनिफिट नहीं। फिर जो उसके बाद में मैं घर आ गया, मेरे को कानपुर एयरफोर्स हॉस्पिटल ने जो लखनऊ से ओपिनियन लिखा था, उन्हें 40% मेरे को बोर्ड दे दिया। मैं पेंशन आया, उसके बाद में 10 साल सर्विस करी मैं 17 साल 3 महीने 26 दिन करके आया। उसके बाद मैं घर आ गया, मैं 98 मार्च में, आज पूरे 25 साल हो गए। तो उसके बाद में फिर मैं घर आ गया। 5-6 साल जो है मैंने इंतजार कराया, भाई मेरा बोर्ड का पैसा नहीं आया। मैं फिर कोर्ट केस कराया,
15-16 साल कोर्ट केस लड़ा। फिर उसके बाद मैं दोबारा बोर्ड हुआ बेस हॉस्पिटल में दिल्ली में, फिर मेरे को 40% दिया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा दिया नॉर्मल 5529 रुपये, और उसके बाद में फिर मैंने कोर्ट केस फिर कराया, फिर मेरे को पूरा मिला 11,000 कुछ। अभी वो पैसा भी नहीं मिला है। मैंने पीपीओ दे रखा, पीपीओ आ गया वैसे इलाहाबाद से, पैसा नहीं आया है मेरा अभी तक। ये वार कैटेगरी सही है, ये वार कैटेगरी है। ये हालत तो वार के अंदर है। श्रीलंका युद्ध बोली है, और प्रक्रम में श्रीलंका युद्ध, भले ही वो प्रक्रम था, उसके अंदर ये हालत है। इतना कुछ होने के बाद भी पैर अलग हो गया, तो भी हमारे इन काले अंग्रेज़ों के दिमाग में ये बात नहीं बैठी कि इस जवान का क्या होना चाहिए। नहीं दिया कुछ, कोर्ट केस में जाने के बाद मिला है अभी ने। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हम भारतवासी अपनी गाढ़ी कमाई में से टैक्स देते हैं। देखो, समझने की बात है, हम लोग टैक्स देते हैं तो सरकार के पास टैक्स का पैसा पहुँचता है, तब जाके सरकार चलती है, तब जाके सरकारी नेता चलते हैं। उन लोगों के पास तनख्वाह कहीं ऊपर से नहीं टपक रही है, हम लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से चलती है। और सरकार हम लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से अपनी तनख्वाह और पेंशन बांधती है कर्मचारियों की। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे भारत देश की जो सेना है, हमारे भारत देश का जो जवान है, हमारे भारत देश के जो सैनिक हैं, यदि वही खुश नहीं है, उनकी पेंशन में दिक्कत है, तो वो पेंशन ऐसे नेताजी देने से कोई भी फायदा नहीं है। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं सर आप। मेरे जो है श्रीलंका लड़ाई में मेरे साथ के 300 जवान थे। टोटल 300 में से 40 प्लस में तो शहीद हो गए थे। उसके बाद में 150 जख्मी हुए थे, जो पैर उड़ गया किसी का, किसी की आंख चली गई, किसी का हाथ चला गया, ज़्यादातर पैर उड़े। अच्छा, आपने वो क्या मंजर देखा था? आपका पैर गया था, और जो जवान थे उनके साथ किस तरह का मंजर था? पूरा मंजर एक बार बताओ ना साहब। हम चारों तरफ से अम्बूस में घेर लिए थे, लिट्टे वालों ने चारों तरफ घेर करके हमारे को चारों तरफ से मारने लगे। बारिश की गोलियाँ लगने लगी। रात दिन ऐसी हालत थी, सिर्फ बचना ही था, उधर कुछ भी नहीं है। आज बच के था, कल जाना है ऊपर। ये हालत थी हमारी, बहुत बुरी। बाकी जवानों के साथ किस तरह का हुआ था? हर एक के साथ ऐसे ही था। आज बच के कल बच कर जाना नहीं भारत में। चार तरह से बॉडी उठी नहीं, सब वहीं पर तड़प तड़प कर मर गए हमारे जो। ये तो हम थे जो कि उठा दिए, काफ़ी टाइम पीछे, सुबह लगी चोट, शाम न उठाए जा गए, नहीं तो कोई बच के नहीं आया, वहीं तड़प कर मर गए। सब खत्म हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया उधर हमारा। जी बाबू जी, आप बताओ। मैं भाई AC विनायक धर्मवीर रोहतक से मैं आया हूँ, जिसमें मेरा गाँव है। मैं भी श्रीलंका लड़ाई का योद्धा हूँ, उसमें मेरी भी एक टांग गवा दी थी मैंने। शुरू में हम जो लड़ाई में गए, ये मेरे साथी हैं, और हमारी यूनिट के ये घर में ब्रो कंपनी, चार्ली कंपनी पर घर हमारा एक ही था। कंपनी अलग होती है, ये भी हमारे साहब वहीं के हैं। हम तीनों श्रीलंका में इकट्ठे थे। तो शुरू में 15 सितंबर 1987 को हमारी लंका में यूनिट गई थी। उस टाइम जाने के बाद उस टाइम सब चल रहा था लड़ाई। रात को हेलीकॉप्टर जो उतारेगा हमारे को, उसके बाद में जो हमारे को एडवांस कर दिया गया, ये पता नहीं कहाँ जाना है, खाली इलाका बांट दिया। ये जाफना जाएगा, ये टिंकोमली जाएगा, बबूने जाएगा, वहाँ के शहर है, ये लंका के अंदर शहर है, ये वहाँ के लिए एडवांस कर दिया। हमारे को जाफना टैक्स मिला था। 1-2 कंपनियाँ हमारी एक साइड कर दी, 2 दूसरी साइड कर दी, 4 कंपनियाँ होती हैं। चलने के बाद 18 तारीख को मेरे को, उससे पहले 18 तारीख को सुबह हमारा एक राइफलमैन प्रथम सिंह खत्म हो गया था। हमारा राइफलमैन प्रथम खत्म हो गया था, और 1-2 और चोट लगी थी। और थोड़ा आगे चलने के बाद हमारा एक राजवीर था, बहुत अच्छा बास्केटबॉल वाला प्लेयर था, एक बलवीर था, वहाँ का इंडिया होल्डर था, वह भी ख़त्म हो गए थे। उनकी डेड बॉडी मिली ही नहीं, वही वहाँ ख़त्म हो गए। फिर उसी दिन शाम को मेरे पेट में गोली लगी है, ये आपको दिखा दी, गोली उसी दिन लगी थी मेरे 18 तारीख को, 18 सितंबर 1987 को मेरे गोली लगी थी। उसके बाद वहाँ हमारे सीओ साहब बोले, भाई इनको जो भी जख्मी हो जाता है वो यहीं छोड़ दो, और इनके पास पानी रख दो, वापिस आएंगे जब हम इसको ले लेंगे। क्या बोला आपने? दोबारा बताओ। आपके अफसरों ने क्या बोला? हमारे सीओ साहब का ऑर्डर ये था, जो हमारे अधिकारी, उसका ये ऑर्डर था कि जो भी आदमी जख्मी हो जाता है उसको यहीं छोड़ दो और एडवांस रखो, वापिस आएंगे हमें जब इनको उठा लेंगे। लानत है कसम से ऐसे बड़े अफसरों के ऊपर, बड़े अधिकारियों के ऊपर, जो इस तरह का मतलब व्यवहार करते हैं अपने जवान और जैसे क्या। क्यों? सबसे पहले युद्ध हो, अगर कहीं पे भी किसी भी मुल्क के साथ युद्ध करना है तो पहले जवान और जेसीओ जो है अपना रिस्क लेता है। जवान और जेसीओ अपनी टांग गवाता है, जवान जेसीओ पेट में गोली खाता है, जवान जेसीओ अपने पैर के अंदर गोली खाता है। लेकिन बड़े अफसर क्या बोलते हैं कि जो जहां गिर गया, जो जहां पड़ा है उसको वहीं पड़े रहने दो। शर्म आनी चाहिए वाकई ऐसे बड़े अफसरों को, जो इस हद तक
वाकई नकारापंथी दिखाते हैं कि क्या नाम है अपने जवानों और जेसीओ के प्रति। और इतने बड़े भेदभाव होने के बावजूद भी इनको फिर धन्यवाद दूंगा कि आज 42 दिन तक भी ये लोग अनुशासन के साथ अपनी मांग मान रहे हैं जी। तो उसके बाद मैंने मनाही कर दी और हमारे साथ वाले बोले चल सकता मैं चलूँगा। तो 27 घंटे तक कंटिन्यू हम चले, उसमें हमारे पास कोई साधन नहीं था। जो भी था मेरे साथी जो उन्होंने मदद करी। हम 27 घंटे के बाद हम हॉस्पिटल पहुँचे। उसके बाद हम हॉस्पिटल में आ गए, वहाँ से फिर हमारे को इंडिया में भेजा गया लंका से। यहाँ आने के बाद इंडिया मांडवा में ट्रीटमेंट चला। 2 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट हुआ, पेट का आराम हो गया। फिर मेरे को कैटेगरी कर रहे थे, मैं कैटेगरी ना ले गए, मैं लड़ाई के लिए भर्ती हुए हैं। दोबारा मैं फिर वापस दिसंबर में ही वापस मैं लंका में चला गया। इसका फल क्या मिला? मैं ये जानना चाहूँगा, आप लोगों ने इतना संघर्ष किया, आप लोगों ने हमारे भारत देश को तमाम चीज़ें वो दी जो कि बहुमूल्य हैं, बहुकीमती हैं, जिसका कोई कीमत ही नहीं है। क्या फल मिला? इसका फल हमारे कुछ नहीं मिला। हमारे अंदर जो था, हमारे जो बड़े भाई थे, पिताजी थे, वो फौज में रहे थे। हम तो ये मानने आए थे फौज से अच्छी कोई नौकरी नहीं है, इसलिए हम फौज में गए थे। नहीं तो फौज में हम जाते भी नहीं, ऐसा पता होता फौज है इतना गहरा हुआ काम करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, वापिस फिर चला गया मैं। और 8 महीने बाद में 24 डेट को मेरे फिर दोबारा माइंड ब्लास्ट हुआ था। यो उस समय हाथ में मेरी छर्रे भी दिखाई दे रही है, छर्रिया उसी। हाँ, ये बारूद की छर्री है, अभी हाथ लगा देखो दर्द होती है, गाठ है ये छर्रिया, यहाँ तक भी था, यहाँ के भी निशान है। तो जो बाद में ठीक हो गए। कुल मिला के मैं 26 साल नौकरी करके आया। आने के बाद मेरे को इसका बोर्ड पेंशन का कोई पैसा मिलता है, पैर कटने का कोई पैसा भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, किसी भी संस्था ने मेरे को 1 रुपया आज तक नहीं दे लिया। 34 साल मेरे पैर इकट्ठे हो गए हैं। और ये भाई मेरे साथ ही था, ये बीच में पेंशन आ गया 17 साल करके, जो पूरी ना करके आती, इसको बोले तुमने पूरी नहीं करी इसलिए तेरे को डिसेबिलिटी नहीं मिलेगी। मैं पूरी करके आया तो मेरे को बोलते तुमने पूरी कर ली इसलिए तेरे को डिसेबिलिटी नहीं मिलेगी। ये कौन सा कानून है जो कि पहले आ जाता है तो नहीं देंगे, पूरी करके आया जब नहीं देंगे। ये भी 25 साल से कोर्ट केस लड़ रहा है, इसका PPO आ गया, पैसा अब तक आया नहीं इसका, ना रणधीर भी कोर्ट केस चल रहा है अभी। ये देखो, मैं निवेदन करूंगा मोदी सरकार से हाथ जोड़कर, हे मोदी सरकार, हे मोदी जी, थोड़ा सा इन जवानों के लिए देखें, क्योंकि जिस देश की सेना खोखली होगी वो देश कभी पनप नहीं सकता, उस देश की कभी उन्नति नहीं हो सकती। लेकिन आप कहते हैं कि हम होली, दिवाली, तमाम तरह के जो त्यौहार हैं वो बॉर्डर पे जाके मनाते हैं। लेकिन आज वही बॉर्डर का जवान, वही बॉर्डर का सैनिक, वही हमारा फौजी भाई यहाँ पे परेशान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिन्होंने पूरी देश के लिए, अपने भारत देश के लिए अपने अंग दे दिए, लेकिन मिला क्या? उनको कुछ भी नहीं। इसलिए वो कहीं ना कहीं परेशान है। मैं 2 शब्द आपसे भी बात करना चाहूँगा। ब्रजेश जी, बोल नहीं पाऊंगा इनके बारे में, इनके बोल नहीं पाऊंगा। नहीं ब्रजेश जी, देखो ऐसा देखना, मैंने भी जो देखा वो आपने भी देखा, क्या लग रहा है, कैसा इस समय महसूस हो रहा है, क्या देखे? पहले तो इन सब देखिए यही सच्चाई है वाकई, जिनके जितने पैर छुए जाएं। और अभी आपने मुझे कहा था कि हमें कुछ नहीं मिला, पूरा हिंदुस्तान का बच्चा आपके साथ है इस चीज को लेकर के। मैं फिर बता रहा हूँ, बच्चा आप लोगों के साथ है। सरकार जी, कोई भी मंत्री या कोई भी अधिकारी, प्रशासन, कोई भी आदमी मेरे खाते में मेरे को बता दे भाई मन्नत रहेगा 1 रुपया चेक दिया, कोई भी आप कह सकता है, मैं गुनाहगार मेरे को दिया होता है। लेकिन वो अलग बात है बाबूजी, सरकार दे न दे, सरकार निकम्मी हो सकती है, अधिकारी निकम्मे हो सकते हैं, लेकिन हमारे भारत का, हिंदुस्तान का बच्चा के दिल के अंदर आपकी जगह है। मैं एक ही बात बोलूंगा, ये देश आते रहेगा, ये सरकार बनते रहेगा, टूटते रहेगा। ये देश रहेगी, ये सेना रहेगी, तभी सरकार बनेगी, तभी नेता रहेंगे, तभी संविधान रहेगा। प्लीज देख लीजिए ऐसे वीर सपूतों को जो आज 25 साल लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं अपने पाँव के लिए, जिसके बस यही मैं कहना चाहूँगा जी कि ये देश तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन मानवता रहना बहुत जरूरी है। इस मानवता को समझिए जी कि ऐसे सैनिकों को लड़ना पड़ रहा है। आज इनकी दर्द सुन के मैंने सर्व किया आर्मी में, मैं अंदर से फील कर रहा हूँ। आज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इनकी नम आंखें रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो इसके बारे में क्या कहें, स्पीचलेस हूँ मैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, इन लोगों से यही कहूँगा जी कि राजनीति करिए, खूब करिए राजनीति। आपकी सरकार अगले 200 साल चले, लेकिन जब तक देश ही नहीं रहेगा, जिस देश पे मर मिटने वाले जवान ही नहीं रहेंगे, तो क्या राजनीति करेंगे? और ऐसी राजनीति को कहाँ लेके जाओगे आप लोग, कहाँ लेके जाओगे? आज इनकी बातें सुन के, आज जब आप रैली करते हो, हजारों करोड़ रुपया उस रैली में उड़ा देते हो,
मैं उड़ाना इसलिए बोलूँगा, उस रैली के ऊपर खर्च कर देते हो, हजारों हजारों करोड़ रुपया खर्च कर देते हो। क्या एक जवान को अपने पाँव गंवाने के लिए उसको सरकार से केस लड़ना पड़ेगा? इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस देश की? इससे ज़्यादा मैं अभी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ इन लोगों की स्पीच सुन के। जी, अतः हमारे पिताजी भी फौज में थे और बीच में रिजर्व आ गए थे और मैं 26 साल में नौकरी करी है। अभी फिलहाल हाजिर मेरा लड़का एयरफोर्स में है, उसकी 12 साल नौकरी हो चुकी है। लड़का एयरफोर्स मेरा भी। हम तो देश सेवा करते रहेंगे, हम तो PDSG हमारे खून में ऐसा है, हम देश सेवा जरूर करेंगे। अब मेरा बेटा एक ही है, वो एयरफोर्स में है, हाजिर पटियाला के अंदर फिलहाल ड्यूटी बेटे की भी। सर मेरी बटालियन के 44 जवान जो शहीद हुए उस लड़ाई में श्रीलंका वाली में, और किसी की डेड बॉडी नहीं आई, उनको भी कुछ नहीं मिला। जैसे इन बहादुर सिपाहियों को, मेरे साथियों को नहीं मिला, उनको भी कुछ नहीं मिला। तो ये देख लो कितना वो, जैसे इनको बोल दिया वाटर बोतल रख दो, जिंदा रहेगा तो पानी पी लेगा। अगर ये वहाँ रुक जाते तो क्या छोड़ते वो? ऐसा विश्व के अंदर कोई आतंकवादी नहीं है LTT जैसा, पैदा नहीं हुआ और ना कभी भविष्य में हो सकता जो मैं एक बात और कहना चाहता हूं सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई, आप भी तीस बताई। जब ये लोग ऑपरेशन पवन में, साहब आप ऑपरेशन पवन था ना, ऑपरेशन पवन में जब ये लोग गए थे मैं पैदा नहीं हुआ था, ठीक है। और आज उसकी दास्तान सुन रहा हूँ। हम लोग बोलते हैं जो कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किया, और साहब लोग आरोप लगाते हैं। कभी कभी तो मुझे भी दर्द होता है जो कि हमारे अधिकारी को बोलते हैं अंग्रेज। लेकिन बताइए उन्होंने जो आदेश दिया, कौन से मुंह से ये आदेश दिया जो कि इन लोगों को छोड़ दो, वहीं छोड़ दो? ये बात मुझे अंदर से झकझोर दिया। क्या बताऊं मैं, अब मेरी स्थिति देख पा रहे हूँ। इनके मुंह से जब ये बात सुना ना, बताइए उस समय में कैसा बीता होगा। उनकी दिमागी स्थिति को समझिए, जो कि आदेश दे दिया, और कौन सा जीवा से उन्होंने आदेश दे दिया। आज मुझे अब थोड़ी सी भी गिलानी नहीं है जो कि साहब लोग बोलते हैं जो कि ये अधिकारी गोरे अंग्रेज थे। तो अब मुझे इस बात का, इन लोगों की जवानी जब मैं सुन लिया, अब मुझे अफसोस नहीं। कभी कभी मुझे होता था जी नहीं, वो हमारे अधिकारी हैं, हमारे साथ में कंधा से कंधा लगा के वो भी लड़ाई लड़ते हैं, वो भी शहादत देने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन ऐसे चंद अधिकारी को कारनामे से मर जाएंगे, लेकिन अपनी साथी को मरते हुए नहीं छोड़ देंगे। ये भारतीय सेना की एक सबसे बड़ा पराक्रम असूल है। देखो मैं एक मिनट इधर आना बाबू जी, मैं कसम से कह रहा हूँ इन बहादुर जवानों के चरणों में बैठ के ये बात बता रहा हूँ। मोदी जी आपको थोड़ी शर्म करो। पहले हमारे भारत देश को मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, अब हमारे भारत देश को ये भ्रष्ट नेताजी लोग लूट रहे हैं। और उतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना अब हमारे देश के काले नेताजी लोग लूट रहे हैं। जिस जवान ने अपनी शहादत अपने भारत देश के लिए अपनी टांग गंवा दी, उसका बड़ा अफसर उसको कहता है कि इसको वहीं छोड़ दो। शर्म आनी चाहिए ऐसे बड़े अफसर को, और तुरंत और तत्काल तरीके से उसको जो है अपनी उसकी ड्यूटी से निलंबित कर देना चाहिए, तुरंत निकाल देना, और उसके ऊपर जो उचित से उचित कार्रवाई हो वो जरूर करनी चाहिए, ताकि हमारे भारत देश की जो सेना है वो मजबूत हो। और सेना मजबूत होगी तो हमारा भारत देश मजबूत होगा। अंत में एक चीज़ और कहूँगा, यदि वाकई आप अपने भारत देश से प्यार करते हैं, भारतीय सेना से प्यार करते हैं, और ऐसे बहादुर जवानों के ऊपर यदि आपको गर्व है, तो वीडियो शेयर करने से बिल्कुल मत कतराना। जय हिंद, जय भारत।